हेलो एवरीवन, इमेजिन करो कि तुम एक ग्राउंड पे खड़े हो और तुम्हारे हाथ में एक बॉल है। अब तुम उस बॉल को 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से थ्रो करो। अब ये बताओ कि उस बॉल की स्पीड क्या होगी। क्या सोच रहे हो? कैसा बेतुका सवाल है। जाहिर सी बात है कि अगर एक बॉल को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंका जाएगा तो उसकी स्पीड भी तो 20 किलोमीटर पर आवर ही होगी। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। इमेजिन करो कि तुम एक ट्रेन में हो जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब तुम्हारे हाथ में एक और बॉल है और उस बॉल को तुम ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंको। अब बताओ कि उस बॉल की स्पीड क्या होगी। कहीं तुम्हारा जवाब अभी भी 30 किलोमीटर पर आवर ही तो नहीं है ना? क्योंकि ये जवाब गलत होगा। अगर सवाल ये होता कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में उस बॉल की रिलेटिव स्पीड क्या है तो यहाँ पे ये 30 किलोमीटर पर आवर वाला जवाब सही होता। पर सवाल है कि उस बॉल की स्पीड क्या होगी, और जब सिर्फ स्पीड पूछी जाए तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है हमेशा। और इसीलिए क्योंकि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में तुमने 30 किलोमीटर पर आवर से बॉल को फेंका है तो उसकी स्पीड 30 - 30 यानी कि 0 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो बॉल रेस्ट में है। जब डिफरेंट ऑब्जर्वर्स डिफरेंट मोशन में होते हैं यानी कि उनकी स्पीड अलग अलग होती है तो फिजिकल यूनिट्स का वैल्यूज रिलेटिव लिया जाता है और इसे फिजिक्स के टर्म में रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। पर अगर बात इतनी ही सिंपल होती तो क्या ही कहना। लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। इमेजिन करो कि एक रे ऑफ लाइट, जो जाहिर सी बात है लाइट स्पीड पे ही चल रही होगी, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इमेजिन करो कि उस रे ऑफ लाइट को तुम लाइट स्पीड से ही पीछा कर रहे हो, यानी तुम्हारी स्पीड भी उस रे ऑफ लाइट के स्पीड के बराबर है। तो अब तुम्हारे रिस्पेक्ट में उस रे ऑफ लाइट की स्पीड क्या होगी? अब अगर तुम रिलेटिव मोशन और मैथ्स को अकाउंट में लोगे तो उसके हिसाब से तो तुम्हारे लिए वो लाइट रे 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही होनी चाहिए, यानी कि तुम्हें वो लाइट रे रुकी हुई दिखेगी। पर फेमस फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क के इक्वेशन के हिसाब से लाइट या फिर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हमेशा वैक्यूम में कांस्टेंट होती है और वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी किसी भी ऑब्जर्वर के लिए, चाहे उस ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी ही क्यों ना हो। लाइट की स्पीड किसी के लिए भी चेंज नहीं होती है। अब अगर इस सवाल के जवाब में तुम ये कहोगे कि लाइट की स्पीड रिलेटिवली चेंज हो रही है तो ये जेम्स क्लर्क के इक्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। और अगर तुम ये कहते हो कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी और अभी भी तुम्हारे लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगी तो ये रिलेटिव मोशन के प्रिंसिपल को चैलेंज कर रहा है, जो कि ये कहती है कि ऑल मोशंस आर रिलेटिव। यही वो प्रॉब्लम है जिसने साल 1895 में एक 16 साल के बच्चे को सोचने पे मजबूर कर दिया और उसके स्पेस और टाइम को लेके अंडरस्टैंडिंग्स को बदल के रख दिया। आगे जाके इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते उस लड़के ने 1905 और 1915 में 2 वर्ल्ड फेमस थ्योरीज दी, जिनसे हमें इस सवाल का जवाब तो मिल ही गया, पर उन थ्योरीज ने हमारे यूनिवर्स को लेके अंडरस्टैंडिंग्स को भी पूरी तरह से बदल के रख दिया। और साथ ही साथ उन थ्योरीज ने कई प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए, जिनमें से कुछ को सॉल्व करके तो हमें ब्लैक होल और न्यूक्लियर एनर्जी जैसी चीजें डिस्कवर करने में मदद मिली। पर कई सवाल, या फिर यूं कहूं कि ज्यादातर सवाल आज तक सॉल्व करने की कोशिश साइंटिस्ट कर रहे हैं। उस लड़के का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन और वो थ्योरीज थी स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये थ्योरीज तो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि इन्हें पूरे डिटेल में और अच्छे से समझने के लिए तो शायद सालों लग जाएं, तो एक वीडियो में तो क्या ही कोई इसे समझ पाएगा। इसलिए मैं 3 पार्ट में वीडियोज रिलीज करूंगा, जिसमें कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में आपको समझा सकूं कि ये थ्योरीज हैं क्या और क्यों मॉडर्न फिजिक्स में ये थ्योरीज एक पिलर स्टोन के रूप में काम करती हैं। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं 1905 में प्रपोज की गई द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टेट करती है ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम्स एंड दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर मोशन। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी 2 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है। सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम्स। इसे ऐसे समझो, अगर तुम एक कांस्टेंट मूविंग स्पेस में हो जिसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, उसके अंदर तुम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो और जितने भी फिजिकल वैल्यू है उसको अपने रिस्पेक्ट में रिलेटिव लो।
और यही सेम एक्सपेरिमेंट तुम ग्राउंड पे करो और फिर से सारे फिजिकल यूनिट्स के वैल्यूज को अपने रिस्पेक्ट में रिलेटिव लो, तो रिजल्ट्स दोनों केसेस में सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ग्राउंड पे एक बॉल को सीधा ऊपर फेंको और कैच करो तो तुम बिना अपने जगह से मूव किए उस बॉल को कैच कर लोगे। और यही अगर तुम एक ट्रेन में हो जो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है और फिर से तुम एक बॉल को सीधा ऊपर फेंको और कैच करो, वहाँ भी तुम्हें अपने जगह से हिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम उस बॉल को कैच कर लोगे। तो हुए ना रिजल्ट्स दोनों केसेस में सेम। सेकेंड पॉस्टुलेट्स है कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर मोशन, यानी कि लाइट की स्पीड हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, चाहे ऑब्जर्वर्स कितनी स्पीड से ट्रैवल क्यों ना कर रहा हो। पर ये दोनों बातें तो हमें पहले भी लगभग पता ही थी, पर इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि अगर हम लाइट की रे को लाइट की स्पीड से फॉलो करें तो वो लाइट की रे रुकी हुई दिखेगी या उसकी स्पीड अभी भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी। ये सवाल तो अभी भी वैसा का वैसा ही है, इसका जवाब कहाँ है? असल में इसका जवाब ये है कि ये दोनों ही बातें होंगी। लाइट की स्पीड अभी भी हमारे लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी, पर वो रुकी हुई दिखेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों बातें एक समय पे सही कैसे हो सकती हैं? एक ही टाइम पे लाइट हमें रुकी हुई भी दिखे और उसकी स्पीड भी हमारे लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही हो। ये पॉसिबल कैसे एक ही टाइम पे? टाइम टाइम टाइम। इस सवाल का जवाब खुद टाइम ही तो है। बात यहाँ लाइट को कांस्टेंट या रिलेटिव लेने की तो है ही नहीं, असल में रिलेटिव तो यहाँ खुद टाइम है। क्या हुआ, समझ नहीं आया? मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हें अभी समझा के देता हूँ। 2 ट्रीज इमेजिन करो, एक दूसरे से बहुत दूर। उसके एग्जैक्ट सेंटर में तुम खड़े हो और तुम्हारे जस्ट बगल में एक ट्रेन की पटरी गुजर रही है जो उन दोनों ट्रीज को आपस में कनेक्ट करती है। उस पटरी पे एक ट्रेन सेकेंड ट्री की ओर जा रही है और उस ट्रेन में तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है। अब मौसम बिगड़ रहा है और उन दोनों ट्रीज को लाइटनिंग एक ही टाइम पे स्ट्राइक करती है। तुम ग्राउंड पे उन दोनों ट्रीज के बीच में खड़े हो, तो तुम्हें वो दोनों लाइटनिंग एक ही टाइम पे ट्रीज को स्ट्राइक करती हुई दिखेंगी। पर तुम्हारा दोस्त जो एक ट्रेन में बैठ के सेकेंड ट्री की तरफ जा रहा है, उसे ये दिखेगा कि लाइटनिंग ने पहले सेकेंड ट्री को स्ट्राइक किया और फर्स्ट ट्री को बाद में। पर ये स्पेशल रिलेटिविटी के फर्स्ट पोस्टुलेट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या था फर्स्ट पोस्टुलेट? कि किसी भी क्लोज स्पेस में जो कि कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा हो या फिर रेस्ट में हो, उसके अंदर अगर तुम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो और सारे वैल्यूज़ को अपने रिस्पेक्ट में रिलेटिव लेते हो तो रिजल्ट हमेशा सेम होना चाहिए। पर यहाँ रिजल्ट सेम नहीं है। तुम्हारे लिए, तुम क्योंकि ग्राउंड पे हो, दोनों लाइटनिंग एक ही टाइम पे ट्रीज को स्ट्राइक कर रही हैं, लेकिन तुम्हारे दोस्त के लिए जो काम एक ही टाइम पे हो रहा है वो अलग अलग टाइम पे दिख रहा है। रियलिटी में उन दोनों ट्रीज को एक ही टाइम पे हिट किया गया है, लेकिन तुम्हारे दोस्त के लिए वो दोनों घटनाएं अलग अलग टाइम पे हुई हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसी कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करने के लिए इस थ्योरी में एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया, जिसके हिसाब से खुद टाइम ही रिलेटिव होता है अलग अलग ऑब्जर्वर्स के स्पीड के हिसाब से। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइम डायलेशन, जिसके हिसाब से आपकी स्पीड ऑफ लाइट के जितने करीब होगी, टाइम आपके लिए उतना ही स्लो होगा। और जैसे ही आपकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है तो वहाँ पे टाइम आपके लिए रुक जाता है। और यही रीज़न है कि अगर तुम एक रे ऑफ लाइट का पीछा स्पीड ऑफ लाइट पे करते हो तो उसकी स्पीड अभी भी कांस्टेंट ही है और वो अभी भी एक ही सेकंड में 3 लाख किलोमीटर मूव कर सकता है, लेकिन तुम्हें फिर भी वो रुका हुआ दिखेगा क्योंकि खुद टाइम ही तुम्हारे लिए रुक गया होगा। टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट का एक बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है ट्विन पैराडॉक्स, जिसके हिसाब से मान लो 2 ट्विन्स हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा एक स्पेसशिप में बैठता है जो स्पीड ऑफ लाइट के 97% स्पीड से मूव करता है और उसमें बैठ के वो स्पेस का एक चक्कर लगा रहा होता है, जबकि बीटा धरती पे ही रह जाता है। अल्फा अब स्पेसशिप में बैठ के 2-3 दिन का सफ़र कर रहा है। अब अल्फा जब 2-3 दिन का सफ़र करके स्पेस से वापस आएगा तो उसके लिए भले ही 2-3 दिन का समय ही बीता होगा, पर जब वो अपने भाई से मिलने जाएगा तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिलेगा, क्योंकि रियलिटी में अर्थ पे डेकेड्स का समय बीत चुका होगा। और इस पूरे दौरान धरती पे बीटा इस आस में बैठा था कि कब उसका भाई अपने स्पेस सफर से वापस आएगा। टाइम डायलेशन को डिटेल में समझने के लिए और भी कई बातें अकाउंट में लेनी पड़ेंगी, जिनमें से एक है कि कैसे ग्रेविटी टाइम को इफेक्ट करती है।
इसे हम अपनी जनरल रिलेटिविटी वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए टॉपिक पे बने रहते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन और मेंशन किया था, जिसे कि हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप या फिर आइंस्टाइन्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये इक्वेशन है E = mc²। यहाँ पे E एनर्जी को डिनोट करता है, m मास को डिनोट करता है और C स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करता है। इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट किया जाता है कि अगर मास को आप प्योर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। अगर तुम सही वैल्यूज और यूनिट्स यूज करो तो पता चलेगा कि अगर 1 किलोग्राम ऑफ मास को ही प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाए तो हमें 9 × 10⁻16 जूल्स ऑफ एनर्जी मिलेगी। और रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे वर्ल्ड में ह्यूमंस के द्वारा यूज की जाने वाली पावर सप्लाई पर ईयर है 4 × 10⁻20 जूल्स। यानी अगर आप मैथ्स करें तो केवल 4.5 टन मास को ही प्योर एनर्जी में कन्वर्ट करने पे इतनी एनर्जी मिलेगी कि पूरे वर्ल्ड की पूरे साल की एनर्जी सप्लाई पूरी हो सके। और अगर हम रेफरेंस लें तो अर्थ का मास है 5794 क्विंटिलियन टन्स। बट लेट्स बी रियल, 100% कन्वर्जन रेट तो फिजिकली कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और अगर हो गया तो केवल 1 kg मास से ही इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि उससे हिरोशिमा पे गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से हजारों गुना ज्यादा भयानक एक्सप्लोजन होगा। रियलिटी में ये कन्वर्जन रेट 100% तो छोड़ ही दो, 0.1 या 0.01% से भी कम का है। इस इक्वेशन ने एक ही झटके में साइंटिस्ट के स्टार्स और न्यूट्रॉन पल्सर्स को लेकर सवाल कि कैसे वो इतने लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, उन सभी का जवाब दे दिया। और साथ ही साथ हमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन जैसे एनर्जी सोर्सेस दिए, जिससे कि हमने आगे जाके एटॉमिक बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब्स डिस्कवर किए। और आज के दिन पूरी दुनिया का लगभग 10% एनर्जी सप्लाई न्यूक्लियर रिएक्शन से आता है। स्पेशल रिलेटिविटी सिर्फ थ्योरेटिकल ही नहीं है, इसके कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं, जिनमें से एक है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या फिर GPS, जिसका अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। चाहे आपको ड्राइविंग के लिए डायरेक्शन चाहिए हो, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए हो या फिर इमरजेंसी सर्विसेज लोकेट करनी हो, इन सभी कामों के लिए GPS एक बेहद जरूरी टेक्नोलॉजी है। GPS सिस्टम काम करते हैं एक नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स के थ्रू, जो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं और कॉन्स्टेंटली सिग्नल्स भेजते रहते हैं। GPS सैटेलाइट्स हाई स्पीड और डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑपरेट करती हैं। इसी वजह से इनके टाइम को एक्यूरेटली सिंक करने के लिए स्पेशल रिलेटिविटी के करेक्टनेस को अकाउंट में लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर GPS सैटेलाइट्स के क्लॉक को टाइम डायलेशन के हिसाब से करेक्ट ना किया गया तो उनका टाइम अर्थ पे मौजूद क्लॉक के टाइम से मिसमैच हो जाएगा। हाई स्पीड के कारण GPS सैटेलाइट्स के जो क्लॉक्स होते हैं वो पर डे 7 माइक्रोसेकंड स्लोली टिक करते हैं। इसीलिए GPS सिस्टम में स्पेशल रिलेटिविटी के करेक्टनेस को अकाउंट में लेना बहुत जरूरी हो जाता है। GPS सिस्टम में हो रहे मिसमैच का एक बहुत ही बड़ा पार्ट जनरल रिलेटिविटी की वजह से भी आता है, जिसकी बात हम जनरल रिलेटिविटी वाले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि स्पेशल और जनरल दोनों के मिसमैच को अकाउंट में लेने के बाद ये टोटल मिसमैच 38 माइक्रोसेकंड पर डे का हो जाता है। ये 38 माइक्रोसेकंड का डेली एरर GPS सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, जिससे कि पोजिशनिंग एरर्स एक्यूमुलेट होकर किलोमीटर्स तक के इनएक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकते हैं। यानी कि तुम्हें जाना होगा मार्केट और तुम पहुंच जाओगे किसी जंगल में या किसी सुनसान से खेत में। इसीलिए GPS सैटेलाइट्स के लॉन्च के टाइम में उनके क्लॉक्स को इस हिसाब से सेट किया जाता है कि पर डे का 38 माइक्रोसेकंड का जो एरर है उसको वो अपने आप करेक्ट करते रहें। ये इंश्योर करता है कि सैटेलाइट जब ऑर्बिट कर रहे हो तो उनके क्लॉक्स और अर्थ के क्लॉक्स परफेक्टली सिंक्ड हों और GPS सिस्टम प्रिसाइज लोकेशन डेटा प्रोवाइड कर पाएं। तो ये तो बात हो गई स्पेशल रिलेटिविटी की और कैसे स्पेशल रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट हमारे आज के वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग्स को बिल्ड करने में एक पिलर स्टोन के रूप में काम करते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी अंडरस्टैंडिंग्स को एक स्टेप और आगे लेके जाती है और हमारे कॉस्मॉस को लेके अंडरस्टैंडिंग्स को बिल्ड करने में एक बूस्ट का काम करती हैं। और तो और टाइम की तो बात ही छोड़ दो, स्पेस तक को, जिस स्पेस में हम रहते हैं उसको भी रिलेटिव कर देती है। और इसी नर्व रैकिंग थ्योरी को हम अगले वीडियो में पूरे डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए अगर आपको स्पेस ट्रैवल में जरा भी इंटरेस्ट हो तो मेरा ये मार्स मिशन वाला वीडियो जरूर देखना। मैं मिलूंगा आपसे जनरल रिलेटिविटी वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।